Students, today we are doing our chapter 2 from the subject physics, and this is for class 11th Hindi medium, and the name of chapter 2 is मात्रक एवं मापन, or you can say units and measurement. सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप कुछ मान दे सकते, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। किसी भौतिक राशि के प्रामाणिक मान को उसका मात्रक कहते हैं। फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती है और 2 पूरक मूल राशि होती है। 7 मूल राशियां होती है और इन 7 मूल राशियों की मदद से जो राशियों को हम डिराइव्ड करते हैं या बनाते हैं उन्हें हम पूरक मूल राशि कहते हैं। मापन की जो अभी पद्धति हम इस्तेमाल करते हैं वह ऐसा ही पद्धति होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशि को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं तथा इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशियों की मदद से आप जिन राशियों को प्राप्त करते हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं एवं उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, एकदम एग्जैक्ट मापन हम नहीं कर सकते। ये जो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है उसे हम इस अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। एंड किसी मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट की गई थी कि हाँ इतनी मिस्टेक होगी इंटू 100। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रक किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। कोई भौतिक राशि है, उसका आपको परिमाण बताना है। परिमाण बताने के लिए आपको किसी ना किसी मान की तो जरूरत होगी, आप ऐसी कुछ भी नहीं बोल सकते, तो उस मान को ही हम मानक मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ मात्रक की जरूरत होगी, तो हमने क्या ले लिया? किलोग्राम ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल राशियां किसे कहते हैं? उत्तर, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती मूल या स्वतंत्र राशियां कहलाती है तथा इनके मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। वैसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र रहती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, जैसे किलोग्राम, सेकेंड एक्सेट्रा। नाउ व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, मतलब कि जिन्हें मूल राशियों की मदद से ही बनाया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है एवं इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई में लंबाई के मानक मात्रक मीटर की परिभाषा दीजिए। लेंथ का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मीटर होता है। उत्तर, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 1650763.73 तरंगे समाहित होती है। मतलब कि क्रिप्टॉन 86 एक एलिमेंट का नाम है, उससे कुछ तरंगे निकलती है। किस कलर की निकलती है? ऑरेंज एंड रेड कलर की तरंगे निकलती है। तो वो जितनी दूरी तय करती है, जितनी भी दूरी वह तय करती है, उसे हमने मान लिया कि वो 1 मीटर होता है, वो डिस्टेंस 1 मीटर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, खगोलीय दूरियों को नापने के लिए प्रयुक्त मात्रक कौन कौन से होते हैं? उत्तर, खगोलीय दूरी को नापने के लिए पहला तो होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, दूसरा होता है पारसेक। तो लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी ही 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। जो लाइट है वो 1 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस? दिस इज इक्वल्स टू 9.46 into 10⁻15 मीटर। 1 light year is equals to 9.46 into 10⁻15 meter. This is very important. This can be used in your numericals question. 1 light year is equals to 9.46 into 10⁻15 meter. Now what is parsec? Parsec इसका पूरा नाम होता है पैरेलैटिक सेकेंड। क्या नाम होता है इसका पूरा? पैरेलैटिक सेकेंड। पारसेक, सेक से सेकेंड, पैर से पैरेलैटिक। इसका उपयोग पृथ्वी के तारों की दूरी ज्ञात करने में होता है। हमारी धरती से तारे जितनी दूरी पर स्थित है वो डिस्टेंस को हम किससे नापते हैं? पारसेक में नापते हैं। एंड 1 पारसेक क्या होता है?
1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के, मतलब पार्सेक इज अ बिगर यूनिट और लाइट ईयर उससे थोड़ी छोटी यूनिट होती है। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर एंड मीटर में अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे देन 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, वेयर इज 1 लाइट ईयर व्हाट वाज, it was is equals to 9.46 into 10⁻16 and this is equals to 3.08 into 10⁻16 मीटर। खगोलीय मात्रक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं एंड इसे AU से डिनोट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। किस किस के बीच की औसतीय दूरी होती है, ये एवरेज डिस्टेंस किस किस के बीच का होता है, सन एंड अर्थ के बीच का। एंड 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोग्राम से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परमाणुीय स्केल पर कार्बन 12 C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। हमने क्या माना कि कार्बन है, जो कार्बन 12 होता है जिसका परमाणु क्रमांक, उसके 5.0188 इंटू 10⁻25 इतने परमाणुओं को मिला करके जो भी द्रव्यमान बना, हमने कहा कि दिस इज इक्वल्स टू 1 kg, ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1 सेकंड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1 सेकंड समय का वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 9, 19, 26, 39, 720 कंपन करता है, 770 कंपन करता है। हमने क्या मान लिया? सीजियम विच इज द एलिमेंट एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम इज इक्वल्स टू 133। इसके जो परमाणु 9, 19, 26, 39 एंड 770 कंपन करते हैं, हमने मान लिया कि ये जो वाइब्रेशन होता है ये 1 सेकंड के अंदर ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विमा से क्या अर्थ है? उत्तर, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। मतलब जो व्युत्पन्न राशियां हैं जिन्हें मूल राशियों की मदद से बनाया गया है, उनको व्यक्त करने के लिए भी मूल मात्रक ही काम आएंगे, कोई अलग से मात्रक काम नहीं आएंगे। तो इन मूल मात्रकों पे जो हम घातांक लगाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 कोई भी घात लगा दो, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों के रूप में व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। मतलब कोई व्युत्पन्न राशि है, उसका आपको विमीय सूत्र लिखना है, तो आप किसकी मदद से लिखेंगे? मूल मात्रकों की मदद से लिखेंगे एवं इन मूल मात्रकों पे आप कुछ घातांक लगाएंगे। तो इस द्वारा ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू m की घात a, l की घात b, t की घात c होता है, जहां पर a, b, c कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मतलब 1, 2, 3 डिपेंड्स, जो भी आपकी राशि होगी उसके हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी दो भौतिक राशियां जिनके विमीय सूत्र एक समान है। विमीय सूत्र अगर समान है मतलब कि वो दोनों राशियां जैसे रिप्रेजेंट होती है, जो उनके सूत्र होते हैं वो भी सेम ही होंगे। जैसे कि कार्य एवं बलाघूर्ण, कार्य की क्या परिभाषा होती है? बल गुणित बल की दिशा में किया गया विस्थापन बराबर होता है किसके? कार्य के। बलाघूर्ण की भी सेम डेफिनेशन होती है, दो बलों का जो युग्म होता है उसमें से कोई एक बल इंटू उन दोनों के बलों के बीच की दूरी। अब जब उनका फॉर्मूला ही सेम है तो उनका विमीय सूत्र भी सेम होगा। जैसे कि कार्य को आप कैसे डिनोट करते हैं? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल यानी फोर्स और बल की दिशा में विस्थापन तो कोई दूरी ही होगी, जिसे आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और बल क्या होता है? एक प्रकार का त्वरण होता है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। तो उसकी परिभाषा हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विमाहीन राशियों से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसी राशियां जिनकी कोई विमा नहीं होती, जैसे कि शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या, विमाहीन राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जिनकी कोई भी विमा नहीं होती, जिनकी कोई भी यूनिट नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल विकृति, पाइसन अनुपात,
एंगल कोण या आपेक्षिक घनत्व, इनकी कोई भी विमाएं नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ml इनवर्स t की पावर -2 होता है? उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रत्यस्था गुणांक, प्रतिबल एवं दाब। क्वेश्चन नंबर 15, सार्थक अंग किसे कहते हैं? उत्तर किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0.007 में सार्थक अंक केवल एक है, विच इज 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कैंडेला किस मूल राशि का मात्रक है? तो उत्तर हो जाएगा ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी को हम कैंडेला में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एंगस्ट्रॉम से क्या तात्पर्य है? जो एंगस्ट्रॉम होता है यह डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के। डेफिनेटली बहुत छोटा होगा। 10⁻⁻10 को आप कैसे लिखेंगे? 1/10⁻10, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर जब भी आप मात्रक लिखते हैं तो आपको निम्न 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मात्रक के जो भी सिंबल होते हैं, जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, लाइक दिस। सेकंड, मात्रक के संकेत एक वचन में लिखे जाने चाहिए, एक ही वचन होना चाहिए। थर्ड, मात्रक का पूरा नाम जब आप अंग्रेजी में लिखे तो वो सारे अक्षर भी छोटे ही होने चाहिए। फोर्थ, मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह आप नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 19, SI के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, इस प्रणाली में भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है, मतलब अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी केवल एक ही होगी। सेकंड, इस प्रणाली के मात्रक निरपेक्ष होते हैं, मतलब कि किसी के सापेक्ष नहीं निकाले जाते, फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते। थर्ड, यह एक दाशमिक प्रणाली है, दशमलव में भी यह प्रणाली जा सकती है। फोर्थ, यह एक संबद्ध प्रणाली है, एक कंबाइंड सिस्टम है जिसमें बहुत सारी राशियां एक साथ होती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है एंड इंटरनेशनली यही एक्सेप्टेबल होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है? अगर आपको किसी भी यंत्र की परिशुद्धता जांचनी है कि कौन सा यंत्र सबसे ज्यादा अच्छा है, सुटेबल है, तो आपको उसका अल्पतमांक निकालना पड़ेगा और जिस भी यंत्र का अल्पतमांक कम आएगा दैट मीन्स कि वह सबसे ज्यादा परिशुद्ध है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दी गई, एक 1 ईयर कैलिपर्स दिया है, सेकंड स्क्रू गेज दिया है और तीसरा प्रकाशिक यंत्र दिया है। तीनों का अल्पतमांक निकाल लेंगे। 1 ईयर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.005 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर एंड प्रकाशिक यंत्र का होता है, जो लाइट इक्विपमेंट होते हैं उनका अल्पतमांक सबसे कम होता है, दैट इज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब चूंकि उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है प्रकाशिक यंत्र सबसे ज्यादा अधिक परिशुद्ध है क्योंकि इसका अल्पतमांक सबसे कम है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग लिखिए। उत्तर, विमीय विधि द्वारा किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जाती है, उसको चेक किया जाता है कि ये सही है या नहीं है। दूसरा, भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात किया जाता है, इसके थ्रू आप दो भौतिक राशियों को लेकर उनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। थर्ड, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदला जा सकता है, बिल्कुल SI का CGS में बदल सकते हैं, MKS में बदल सकते हैं, डिफरेंट आप चेंजेस कर सकते हैं। फोर्थ, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं और बहुत सारी राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, वेयरएज व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि सेकंड का किलोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, बट व्युत्पन्न ये मात्रक मूल मात्रकों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि बल का मात्रक हो गया या यू कैन से एनर्जी का मात्रक हो गया। थर्ड, SI में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। जो सिस्टम है SI सिस्टम, उसमें 7 होते हैं आपकी मूल मात्रक और 2 होते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट्स या फिर पूरक मूल मात्रक, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या क्या है? असीमित है, बहुत सारे हो सकते हैं। पूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला, आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे? दूसरा, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 10 मिलीमीटर है और इसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है,
पर आप सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता पर वृद्धि करना संभव है? तो उत्तर होगा पहला, जब आपको धागे के व्यास का अनुमान लगाना तो किस प्रकार लगाएंगे। पहला, धागा पतला होता है, इसका व्यास मीटर पैमाने से नहीं मापा जा सकता। धागे को किस बेलनाकार वस्तु पर इस प्रकार किसी भी बेलनाकार वस्तु पर इस प्रकार लपटते हैं कि धागे का एक चक्र दूसरे को स्पर्श करे। अब चक्रों की संख्या ज्ञात करके उनकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि धागे का व्यास बराबर हो जाएगा धागे की लंबाई बेलनाकार वस्तु पर चक्रों की लंबाई और बटे कुल चक्रों की संख्या। एक बेलनाकार वस्तु ली, उसके ऊपर आपने धागों को लपेटा इस प्रकार कि एक सिरा दूसरे सिरे पर टच हो, फिर एक सिरे की लंबाई आपने नोट डाउन कर ली और बटे में जितने भी चक्र बने हैं उस धागे के उससे भाग दे दिया, तो आपको धागे का व्यास पता चल जाएगा। सेकंड का उत्तर हो जाएगा स्क्रू गेज वाला। हाँ, यह संभव है क्योंकि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ाकर अल्पतमांक को कम किया जा सकता है, जिससे कि उसकी शुद्धता बढ़ाई जा सकती है, उसकी यथार्थता को इंक्रीज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट एवं 20 सेकंड का टाइम लेता है। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश की चाल हमें दी गई है 1, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 1 लंबाई का मात्रक। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगते हैं। और मिनट में अगर आप बोलेंगे तो होगा 8 मिनट 20 सेकंड, जिसे आपने कन्वर्ट किया ओवरऑल सेकंड में तो आपके पास 500 सेकंड आंसर आ गया। जो सनलाइट है वो धरती तक कब तक पहुंचता है? 500 सेकंड में पहुंचता है। और यू कैन से 8 मिनट एंड 20 सेकंड। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी कितनी है? तो वो हो जाएगा प्रकाश की चाल गुणित समय। प्रकाश की चाल आप लिख लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ही होता है, तो प्रकाश की चाल लिख लीजिए इंटू समय लिख लीजिए। प्रकाश की चाल दी गई है 1 और समय कितना लग रहा है? 500 सेकंड। तो ओवरऑल सूर्य एवं धरती के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 500 लंबाई का, पर ये नया मात्रक है, जो मात्रक यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? उत्तर, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सदैव समान होती है, अर्थात केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। क्या होती है विमीय समांगता? मतलब अगर कोई समीकरण लिखा है आपने, कोई भौतिक समीकरण लिखा है, तो उसके LHS एंड राइट हैंड साइड पे जो भी राशियां लिखी गई है उनकी विमाएं भी सेम होती है, और ये सेम राशियों को ही आप जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं भी बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक समीकरण v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। दिया हुआ समीकरण क्या है? v² = u² + 2s। ये क्या है? ये न्यूटन की गति का नियम है। इस साधारण समीकरण को विमीय समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं? v² ये भी एक वेग है, u² ये भी एक वेग है, a जो है यहाँ पर वो एक्सेलरेशन है, एंड जो s है यहाँ पर वो आपका टाइम है। तो वेग की क्या डेफिनेशन होती है? m मीटर पर सेकंड होती है। वेग यानी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब आप उसको विमीयता में बदलेंगे, विमीय फॉर्मेट में बदलेंगे, तो मीटर दैट मीन्स लेंथ को आपने लिख दिया l। मीटर पर सेकंड होता है, मतलब सेकंड आपका नीचे जाएगा, ऊपर लेकर के आ जाएंगे तो वो हो जाएगा t⁻⁻1। टाइम को t से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से डिनोट करते हैं, एंड मास एंड द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सिमिलरली u² का भी सेम हो जाएगा, क्योंकि u यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड v यहाँ पे क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होती है। दोनों वेलोसिटी है, दोनों का सेम हो जाएगा। प्लस 2 इज कांस्टेंट को आप यहाँ पर नहीं लेते, कांस्टेंट को आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर इज अ लेंथ, सो मीटर के लिए आ जाएगा l। पर सेकंड स्क्वायर मतलब अपॉन में क्या आ रहा है आपका? t² को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा t⁻⁻2 इंटू t आएगा, दैट इज t। सेकंड का क्या हो जाएगा? t आएगा, वो l नहीं है, गलती से लिखा गया, उसको इंटू t कीजिए। या फिर आप लिखेंगे इसे, जब भी आप सॉल्व करेंगे, LT−2 = LT−2 प्लस LT⁻, अब जो t⁻2 इंटू t है, तो t⁻2 इंटू t करेंगे तो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? t⁻1 बचेगा। हेंस जो आपके पास इक्वेशन आएंगी वो आएगी LT−1
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स होल स्क्वायर प्लस एल टी इनवर्स। इस प्रकार आप देखेंगे कि समीकरण में दोनों तरफ पदों की जो विमाएं हैं वह समान है, इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से शुद्ध है। नाउ दीर्घोत्तीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यस्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। क्या दिया गया है प्रश्न कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यस्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। किस विधि से करना है? विमीय विधि से आपको ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित करना है। सो द सॉल्यूशन इज, आपको बोला गया है कि वायु में ध्वनि का वेग, बट कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए नहीं गए हैं, तो हम मान लेंगे कि ध्वनि का वेग है v, प्रत्यस्था गुणांक है e और माध्यम का घनत्व है d। तब प्रश्न के अनुसार जो पहला सेंटेंस है वो दिया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग v माध्यम के प्रत्यस्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न के अनुसार v इज प्रोपोर्शनल टू e। e यहाँ पर क्या है? प्रत्यस्था गुणांक इंटू d। d यहाँ पर क्या है? घनत्व। e की आप पावर a ले लीजिए, d की आप पावर b ले लीजिए, जो लेना है वो ले लीजिए। अब उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो सेकंड हो जाएगा v इज इक्वल्स टू k इंटू e टू द पावर a इंटू t टू द पावर b। इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 1, जहां पर k क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर एक विमाहीन राशि है। अब इस समीकरण 1 को आप विमीय रूप में लिखेंगे। v वहां पर क्या है? वेग, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब उसको आप विमीय फॉर्मेट में बदलेंगे तो हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। सिमिलरली प्रत्यस्था गुणांक का होता है m l इनवर्स t की पावर -2 एंड घनत्व डेंसिटी का होता है m l की पावर -3। अब उनकी पावर a एंड b है रिस्पेक्टिवली। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा m0 l1 t की पावर -1 इज इक्वल्स टू m की पावर a प्लस b l की पावर -a -3b t की पावर -2a। मतलब इंडिविजुअल सबकी घात को आपने अलग अलग करके रख दिया। अब विमीय समांगता से क्या कहते हैं कि दोनों तरफ की विमाएं सेम होनी चाहिए। m की इधर जैसे 0 है और इधर m की a प्लस b है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। आपने बराबर रख के देख लिया, a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली l की कंपेयर की, l की इधर 1 है और इधर -a -3b है, उसे भी इक्वल करके देख लिया। t की भी करके देख ली, इधर -1 है और इधर -2 है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास मान आ जाएंगे a और b के। a का मान आएगा 1/2 एंड b का मान आएगा -1/2। अब इस a और b की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे, देन वी गेट v इज इक्वल्स टू k इंटू e की पावर 1/2 इंटू d की पावर -1/2। नेक्स्ट v इज इक्वल्स टू k इंटू √e अपॉन d। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी गैस के दाब P तथा आयतन V और ताप T में वांडर वॉल के अनुसार निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। किसका है ये? वांडर वॉल का है, जहां पर A एंड B कॉन्स्टेंट्स है, तो आपको A और B की विमाएं ज्ञात करनी है। आपको जो इक्वेशन दी है उसे ध्यान से देखिए, दैट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। समांगता के सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अगर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर है, मतलब ये डेफिनेटली सेम विमा की कौन कौन? P और A अपॉन V स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि A अपॉन V स्क्वायर की विमा बराबर होगी P की विमा के, दैट मीन्स A की विमा बराबर हो गई P की विमा इंटू V स्क्वायर की विमा, जहां पर A तो कांस्टेंट है बट P क्या है? प्रेशर है, एंड प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होता है? m l इनवर्स t की पावर -2। और V क्या है? आयतन। आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? l क्यूब और उसके ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। तो आपको इक्वेशन मिलेगी A की विमाएं बराबर m1 l5 t की पावर -2। सिमिलरली V माइनस B लिखा है, मतलब आपस में घट रहे हैं, मतलब कि इन दोनों की विमाएं भी बराबर रही होगी। तो B की विमा बराबर हो जाएगा V की विमा के, दैट मीन्स B की विमा बराबर हो जाएगा L क्यूब, दैट मीन्स B की विमाएं हो जाएगी m0 L क्यूब T0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विमीय समीकरण की सहायता से बल तथा कार्य की मूल मात्रक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, बल यानी क्या होता है? द्रव्यमान गुणित
त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को आप द्रव्यमान ही लिखे रहने देंगे, त्वरण को आप लिख सकते हैं वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो इक्वेशन हो गई द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। अतः बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? वेग दोबारा से वेग को तोड़ के आप लिख सकते हैं ना, विस्थापन बटे समय। तो समय और नीचे वाला समय ऑलरेडी क्रॉस होकर के हो जाएगा समय का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान को आप डिनोट करेंगे m से, चूंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है इसलिए 1। डिस्टेंस में यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी दी गई है, दैट इज विस्थापन, और उसके ऊपर भी कोई पावर नहीं लगी है, मतलब कि 1। और समय नीचे दिया गया है, आप उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा t की पावर -2। और ऐसा ही मात्रक होता है फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण और विस्थापन एज इट इज। फिर त्वरण को आप लिख सकते हैं वेग बटे समय, तो हो गया द्रव्यमान गुणित वेग बटे समय गुणित विस्थापन। वेग को आप क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा द्रव्यमान गुणित विस्थापन स्क्वायर अपॉन समय स्क्वायर। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी की पावर -2। वेरस बल का क्या होता है? ml टी की पावर -2। ऐसा ही मात्रक होता है कार्य का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। विमीय विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हो सकती है? पहला, इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो राशि विमाहीन है उसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा, इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगणकीय आदि वाले समीकरणों को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड, इस विधि से ऐसे कांस्टेंट का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसकी विमा होती है। फॉर एग्जाम्पल सार्वत्रिक गुरुत्वांक, दैट मीन्स जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दैट मीन्स जी। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई की विशेषता लिखिए। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किसी सरक लोलक का आवर्तकाल t है, उसकी प्रभावकारी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल वाला हम इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट, विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया किसी लोलक का आवर्तकाल t है, प्रभावकारी लंबाई l है एवं गुरुत्वीय त्वरण g है। अब बोला गया है कि ये आवर्तकाल प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। दैट मीन्स t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a इंटू g की पावर b। दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू k इंटू l की पावर इंटू g की पावर b, जहाँ पे k एक विमाहीन नियतांक है। अब इस इक्वेशन 1 को आप किस रूप में लिखेंगे? विमीय रूप में लिखेंगे। आवर्तकाल दैट मीन्स टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे सिर्फ t की पावर 1 होगी, m की पावर 0 हो जाएगी और l की पावर भी 0 हो जाएगी। जो l है वो लेंथ है, तो सिर्फ लेंथ की पावर 1 रहेगी और बाकी की दोनों पावर को आप 0 कर देंगे। गुरुत्वीय त्वरण किसी नॉर्मल एक्सेलरेशन जैसा ही होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है L1 t की पावर -2। सारी पावर ओपन अप करके आप लिखेंगे, फिर आप विमीय समांगता सिद्धांत का नियम लगाएंगे, जहां से आपको a और b की वैल्यू 1/2 और -1/2 मिलेगी। हैंस आप इन दोनों को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो आपको t मिल जाएगा। t इज इक्वल्स टू k इंटू l की पावर 1/2 इंटू g की पावर -1/2। हैंस t विल बी k इंटू √L अपॉन g, वेयर L इज द प्रभावकारी लंबाई एंड g इज गुरुत्वीय त्वरण। और यही लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है, व्यंजक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मापन में होने वाली संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है? पहली हो सकती है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी हो सकती है शून्यांक त्रुटि, तीसरी हो सकती है अल्पतमांक त्रुटि, नेक्स्ट हो सकती है अचर त्रुटि, देन उसके बाद हो सकती है बाह्य त्रुटि और फिर व्यक्तिगत त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है? यंत्र की बनावट, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन या मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये आपके इक्विपमेंट की बनावट होती है या फिर मापन, जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस वक्त पे जो मापनकर्ता के द्वारा त्रुटि हो जाती है, उसे कहते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटि। और ये निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है शून्यांक त्रुटि।
वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी इत्यादि उपकरणों में मुख्य स्केल का शून्य वृत्तीय स्केल की सीध में नहीं होने पर होने वाली त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। 10th में आप सभी लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स का शायद प्रैक्टिकल किया होगा। उसमें जो 0 होता है, उस 0 को आपको वो वृत्तीय वाले स्केल पे मैच करना रहता है। अगर वो आपका मैच नहीं कर रहा है वो लाइन, तो फिर वहाँ पे शून्यांक त्रुटि होने की संभावना होती है। दूसरी होती है इसी में अल्पतमांक त्रुटि। मापन यंत्र के अल्पतमांक के कारण होने वाली त्रुटि को हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अगर आपने अल्पतमांक ही गलत निकाला तो फिर त्रुटि तो होगी ही होगी रिजल्ट में। थर्ड होता है अचर त्रुटि। बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है, तो इसे अचर त्रुटि कहते हैं। बाह्य त्रुटि, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण होने वाली त्रुटि को बाह्य त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि, यंत्रों का पाठ्यांक उचित तरीके से ना होने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। किसी मापनकर्ता द्वारा किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेने के बाद प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त हो तो इसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसका निवारण करने के लिए संपन्न पाठ्यांकों का हम माध्य ले लेते हैं। हर बार मेजर करने जा रहा है एंड अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो इसे कहेंगे हम यादृच्छिक त्रुटि। और इससे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो अलग अलग वैल्यू है उसका आप एवरेज ले लो। थर्ड है सकल त्रुटि। मापनकर्ता की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि को सकल त्रुटि कहते हैं। जो मापनकर्ता की लापरवाही से हो रही है उसे सकल कहते हैं और इसका कोई भी संशोधन संभव नहीं है। निरपेक्ष त्रुटि, भौतिक राशि के प्रेक्षित मान तथा उसके वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। प्रेक्षित मान और जो वास्तविक मान आया उनके बीच की जो त्रुटि होती है, जो अंतर होता है, उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। फिर आती है आपेक्षिक त्रुटि। किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं तथा आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिशत त्रुटि। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। एवं प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक माप गुणा 100%। दैट मीन्स डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। सार्थक अंकों से क्या अभिप्राय है? किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है? उत्तर, किसी संख्या में विद्यमान विश्वसनीय अंकों और अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम निम्न हैं। पहला, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे कि 1.593 में 4 सार्थक अंक, शून्य को छोड़ के जो भी अंक है वो सारे के सारे सार्थक होते हैं। सेकंड, किन्हीं भी 2 अशून्य संख्याओं के मध्य विद्यमान सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे कि 102.3005 में सार्थक अंकों की संख्या 7 है। 2 अशून्य अंक कौन कौन हो गए? 3 और 5। उनके बीच में विद्यमान उपस्थित सभी जो भी अंक आएंगे वो भी सभी सब सार्थक होंगे। थर्ड, दशमलव बिंदु वाली संख्या में अशून्य संख्या के दाईं ओर के अंत के सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 205.300, इसमें 5 एक अशून्य, उसके दाईं तरफ की 300, ये पूरे के पूरे अंक क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। फोर्थ, एक से छोटी संख्या में दशमलव बिंदु और प्रथम अशून्य संख्या के बीच के शून्यों को भी सार्थक में सम्मिलित नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल 0.003 में दशमलव बिंदु और 3 के बीच में आने वाले जो 2 शून्य है वो सार्थक नहीं होंगे। यहाँ पे सार्थक अंक सिर्फ 1 होगा। फिफ्थ, दशमलव बिंदु रहित संख्या में दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं होते हैं। 332000 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 3 है। नाउ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया एंगस्ट्रॉम इज द लोवेस्ट मेजरमेंट यूनिट इन लेंथ एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। तो आप क्या करेंगे? 0.53 को एज इट इज लिखेंगे एंड उस एंगस्ट्रॉम की जगह पे आप लिख देंगे 10⁻⁻10 एंड मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर वो मीटर में आएगा। आंसर विल बी 5.3 इंटू 10⁻11 ऑफ मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है।
वह 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है, तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा। आवर्धन यानी क्या होता है बच्चों, आवर्धन यानी होता है आभासी मोटाई, जो आपको आभास के थ्रू लगी कि अच्छा इतनी मोटाई हो सकती, बटे वास्तविक मोटाई। और बच्चे ने आवर्धन की वैल्यू क्या लगाई वहां पे, उसे जो समझ में आई वो थी 100 बराबर आभासी मोटाई। जब उसने बाल की औसत मोटाई को आभास किया तो उसने आभासी मोटाई सोची कि 3.55 है, पर वास्तविक मोटाई का अभी उसे कोई ज्ञान नहीं है, तो वास्तविक मोटाई को हमने रखा एज इट इज। यहाँ से वास्तविक मोटाई बराबर हो जाएगी 3.5 mm/100, दैट मीन्स 3.5 × 10⁻⁻² मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। अभी हमने समझा कि सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं। तो पहले वाले में सिर्फ एक सार्थक अंक है विच इज 7, दूसरे वाले में चारों सार्थक अंक है, तीसरे में भी 4 होंगे, फोर्थ में भी 4 होंगे एंड फिफ्थ में भी 4 सार्थक अंक होंगे। प्रश्न नंबर 4, धातु के किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई दी गई है। आपको उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। घनाभ के आकार की होगी आयताकार शीट और उसका संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। इसमें L, B और H के रिस्पेक्टिव मेजरमेंट आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड आखिरी में न्यूनतम सार्थक अंकों तक के उसका मान ज्ञात करेंगे। सिमिलरली आयतन होता है L × B × H, ये भी आप न्यूनतम सार्थक अंकों तक के ज्ञात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियां A, B, C के द्वारा इस प्रकार संबंधित की जाती है। P = a³ b² √c/d। A, B, C, D के मान में जो प्रतिशत त्रुटियां है वो क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% दी गई है। तो P के मापन में जो आपेक्षिक त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटियों को कैसे लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पे जैसे P के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तो आप उसे लिखेंगे ΔP/P। A के ऊपर घात क्या लगी है, 3 लिखी गई है तो उस 3 को आगे ले आएंगे एंड ΔA/A। B के ऊपर घात क्या लिखी गई है, प्लस, सबके बीच में प्लस लगाते जाएंगे। B के ऊपर घात क्या लिखी गई है, 2, तो +2 ΔB/B। प्लस C के ऊपर घात क्या लिखी गई है, 1/2, अंडर यानी होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 ΔC/C। D के ऊपर कोई घात नहीं है तो प्लस हो जाएगा ΔD/T। नाउ प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है आपेक्षिक त्रुटि को, तो क्या किया जाता है, सब में × 100 × 100 × 100 कर देते, सब में × 100 कर दिया। अब नेक्स्ट जो है A के मान में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है 1%, तो हो जाएगा 3 × 1% प्लस 2 × 3% प्लस 1/2 × 4% प्लस 2%। मतलब ABCD की जो प्रतिशत त्रुटियां दी गई उनके मान हमने यहाँ रख दिए, तो उत्तर आ जाएगा 3 + 6 + 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 13%। तो ओवरऑल जो त्रुटियां होगी प्रतिशत त्रुटि उस मापन में वो होगी 13% की। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी घन के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी यदि उसकी लंबाई एवं द्रव्यमान में त्रुटियां प्रतिशत 2% तथा 5% है। घनत्व का क्या सूत्र होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे लंबाई का क्यूब। क्या होता है घनत्व का सूत्र, द्रव्यमान बटे लंबाई का क्यूब, दैट मीन्स D/ml³। D के ऊपर कोई घात नहीं है, जब हम इसे आपेक्षित त्रुटि के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हो जाएगा ΔD/D। M के ऊपर भी कोई घात नहीं है तो वो हो जाएगा ΔM/M, प्लस L के ऊपर तो घात है तो उस 3 को आगे लाएंगे, 3 × ΔL/L हो जाएगा। अब उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रतिशत त्रुटियां है वो लिखी गई है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा ओवरऑल 11% का। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं खुद सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले के 2 सवाल करवा चुकी है। द्रव्य की एक छोटी बूंद हिलाए जाने पर पृष्ठ तनाव के कारण दोलन करती है वह, यदि इस दोलनन का आवर्तकाल T, उस बूंद के घनत्व D, बूंद की त्रिज्या R, पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्तकाल T का इन राशियों में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब कि T इज प्रोपोर्शनल किस किस के दिया गया है, D, R एंड S के। आप फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, फिर उसी इक्वेशन को विमीय सूत्र में लिख करके आगे कंपैरिजन करा के घातों की A, B, C की अलग अलग वैल्यू निकाल के वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा T इज इक्वल्स टू K × D⁻1/2 × R⁻3/2 × S⁻−1/2। सारे न्यूमेरिकल्स कॉपी में करके देखेंगे।